नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज सीधे चलेंगे मनीष सिसोदिया के पास। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आजकल स्वास्थ्य मंत्री का भी प्रभार उनके साथ है। सर, आपने एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल वही है जो सबके मन में है। आपने कहा था कि जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेज हो जाएंगे। ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से सर? ये जो आंकड़ा था ये उस वक्त की स्थिति थी और वो स्थिति भारत सरकार ने एक्सपर्ट्स की मदद से जो वेबसाइट बनाई थी, जो पोर्टल बनाया था प्रोजेक्शंस के लिए, ये हमने उससे ही लिया था। और वो मुझे नहीं लगता कि वो गलत था, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्शन का मॉडल बनाया था, देश भर के राज्यों के लिए, सारे राज्यों के लिए उस पर प्रोजेक्शन थे और मैंने भी वहीं से लिया था। तो इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा कि आपके इस बयान से दिल्ली में पैनिक फैला। देखिए, वो उनका व्यू पॉइंट हो सकता है। किस वक्त हम कहां खड़े हैं और कहां पहुंच सकते हैं, किस तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी पब्लिक को देने से मुझे तो लगता है कि फायदा होता है। और इस केस में भी मुझे लगता है फायदा हुआ। 8 जून को जब मैंने ये बात कही थी, उस वक्त लग रहा था प्रोजेक्शन को देखते हुए, जो कि भारत सरकार की वेबसाइट से प्रोजेक्शन लिया था हमने, कि अगर इतने बड़ी संख्या में केसेस बढ़ेंगे तो हमें बहुत तैयारियों की जरूरत है। और हमने उस प्रोजेक्शन को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू की थी। आज 1 जुलाई है, 30 जून के बेस पे मैं कह सकता हूं कि 30 जून तक उस प्रोजेक्शन में कहा गया था कि करीब 1 लाख केसेस होंगे। अच्छी बात है कि उससे कम संख्या है, 85,000 केसेस हैं। उसमें कहा गया था करीब 45 से 50,000 केसेस ऐसे हो सकते हैं जो एक्टिव होंगे। आज 26,000 केसेस हैं। 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। आज 6,000 बेड्स पर पेशेंट्स हैं। 9,000 बेड्स हमारे लिए खाली पड़े हैं। तो हमने जब 15,000 बेड्स की तैयारी की तो 30 जून को हम बहुत कंफर्ट लेवल पे खड़े हुए हैं कि हमें चिंता नहीं है कि अगर बाई चांस मामले बढ़ते भी हैं तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं। सर, ये देखने को मिला कि कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार या और कहें कि केंद्र सरकार के बीच में एक राय नहीं बनती दिखी, चाहे वो क्वारंटाइन का मुद्दा हो। हालांकि आपकी जीत हुई, लेकिन उसके पहले कि दिल्ली में के अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। ये कुछ मुद्दे जो है इस पेंडेमिक के समय दिखाई दिए, जो शायद अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगा होगा कि दोनों सरकारें एकजुट क्यों नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक ही कोशिश है कि दिल्ली वालों के लिए जो करने की जरूरत पड़े वो करेंगे। अगर केंद्र सरकार के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, हाथ भी जोड़ेंगे। अगर किसी उनकी पॉलिसी का विरोध करने की जरूरत पड़ेगी तो पॉलिसी का विरोध भी करेंगे। समाज की संस्थाओं के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, उससे जोड़ेंगे। तो उसकी बदौलत ही आज केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, समाज की बहुत सारी संस्थाएं मिलकर दिल्ली में काम कर रही हैं और इस कंफर्ट लेवल पर हैं कि 30 जून को जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी, जो आकलन था, उससे ज्यादा तैयारी आज हमारे पास में है। तो इसीलिए है क्योंकि सबके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की कि सबको साथ लेके, सबसे मदद लेके। तो आज रेलवे कोच भी हैं, आज राधा स्वामी का हॉस्पिटल भी है, आज आईटीबीपी हॉस्पिटल चला रही है केंद्र सरकार के उस पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केंद्र से भी सहयोग मिला, संस्थाओं से भी सहयोग मिला। दिल्ली सरकार ने खूब मेहनत की है, दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स ने खूब मेहनत की है इस पे। तो आज अगर हम एक स्टेबल कंडीशन पे खड़े हैं तो उसमें मुख्यमंत्री जी के इस सबको साथ लेके चलने की जो पॉलिसी है और जो स्ट्रेटेजी है, उससे बहुत फायदा मिला है। मनीष जी, एक ईमानदारी से जवाब चाहूंगा कि क्या क्या वायदे किए थे आपको केंद्र सरकार ने और क्या क्या मिला आपको, ये एक लोग जानना चाहेंगे। देखिए, बात केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार की है ही नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साथ आना ही अपने आप में बड़ा मैसेज होता है। और जब मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो वो भी एक बड़ा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उसमें हमें उनकी तरफ से, जैसा मैंने कहा, राधा स्वामी हॉस्पिटल जो सरदार पटेल हॉस्पिटल वहां पर बनाया गया, दिल्ली सरकार की ओर से तैयार किया गया। उसको चलाने के लिए मेडिकल स्टाफ की जरूरत थी, जो आईटीबीपी की तरफ से दिलवाया गया। ये एक बड़ा सहयोग है। बहुत सारे मास्क, पीपी किट्स वगैरह दिए गए, रेलवे के कोच दिए हैं। ये सहयोग है उनकी तरफ से और जो मैं मानता हूं एक अच्छा सकारात्मक सहयोग है। और दिल्ली सरकार की ओर से भी कोई कोताही नहीं की जा रही है।
हमने 6 लाख किट्स खरीदी थी, अभी हम 5 लाख टेस्टिंग किट्स और खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 जो पॉइंट्स हैं कि टेस्टिंग बढ़ाते रहिए, आइसोलेशन बढ़ाते रहिए, बेड्स की संख्या इतनी रखिए जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बढ़ते रहिए, प्लाज्मा और सर्विलेंस, ये 5 पॉइंट्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इस पूरी रणनीति में कारगर साबित हुए हैं। और क्या नहीं मिला, ये तो आपने बताया, क्या मिला, क्या नहीं मिला? मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को सबसे ज्यादा तो एक सहयोग की जरूरत थी, जो मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या नहीं मिला। अभी हमें फाइनेंस की जरूरत है, उम्मीद है कि, और हम पूरे भरोसे पे कह सकते हैं कि जब केंद्र सरकार की तरफ से सब तरह का सहयोग मिल ही रहा है, तो जो फाइनेंशियल सहयोग हमने मांगा है वो भी मिलेगा। क्योंकि एक ऐसे समय में जब इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन है, जब लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, दुकानें नहीं चल रही हैं, वैसे में जाहिर है टैक्स भी नहीं आएगा, तो केंद्र सरकार से हमें टैक्स में भी मदद की जरूरत पड़ेगी, राहत में, और वो भी मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। दिल्ली में आप जो अभी स्थिति है कोरोना की, क्या हम कह सकते हैं कि हम पीक पे पहुंचे हैं, पीक से नीचे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इसको लेकर भी आपके एक बयान से, दिल्ली सरकार के बयान से थोड़ा विवाद हो गया था। जून के पहले हफ्ते में स्थितियां चिंताजनक लग रही थी, कि ऐसा लग रहा था जिस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं कहूं काफी स्टेबिलिटी दिख रही है दोनों तरीके से। एक तो तैयारियों की वजह से भी स्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि हम 15,000 बेड तैयार करके बैठे हैं, 6,000 ही पेशेंट्स हैं, तो अच्छी बात है। हमारे वेंटिलेटर्स पे भी अवेलेबिलिटी है, हमारी एम्बुलेंस भी 0 रिजेक्शन पे चल रही है इस वक्त, कहीं कोई केस रिजेक्शन नहीं हो रहा। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको एक्सपर्ट्स तय करते हैं। उसके लिए बहुत सारे बड़े लेवल पर सीरो टेस्टिंग कराई जा रही है, उसके बाद शायद कुछ तस्वीर सामने आएगी, लेकिन अभी स्टेबिलिटी है। पहले हम 4,000 5,000 टेस्ट करते थे तो 2,000 लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। आज की तारीख में हम 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 से 3,000 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसको मैं समझता हूं कि एक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है, ये बड़ा इंडिकेटर है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके पास 744 ऐसे बेड हैं जो वेंटिलेटर बेड हैं, अभी जो है 160 खाली हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है, और इस बारे में प्लान बी भी होगा आपके पास कोई? नहीं, हमारा जैसे अभी एज ऑफ नाउ मेरे ऐप पे, हो सकता है थोड़ा अपडेट होने में कुछ देर हो, 780 बेड्स में से 210 वेंटिलेटर के बेड्स इस वक्त खाली हैं, जो मेरा ऐप दिखा रहा है जी। इसमें हो सकता है 2-4 कुछ इधर उधर का अपडेट होने का आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले का, लेकिन 200 वेंटिलेटर्स के करीब उपलब्ध होना भी एक अच्छी चीज है जी। पर हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं। हम हाथ पे हाथ धर के अभी भी नहीं बैठे कि नहीं 30 जून तक वो नहीं हुआ जो हम डर रहे थे, तो अब हम बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के पूरे कोऑर्डिनेशन में अब वेंटिलेटर्स बढ़ाने पर, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और दिल्ली के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक बड़ी संख्या में कोविड हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स देखने को आपको मिलेंगे, और हम ईश्वर ना करे पर इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उससे पहले हम इसके लिए तैयार हैं। प्लाज्मा बैंक की क्या स्थिति है सर? देखा जा रहा है और हम सब ने भी अनुभव किया है कि लोगों को प्लाज्मा नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डोनर है, डोनर नहीं है, डोनर है, लेकिन वो डोनर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो डरता है हॉस्पिटल जाने से। तो इस बारे में क्या कोई थिंकिंग है दिल्ली सरकार के पास? देखिए, प्लाज्मा एक अच्छी उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रामबाण है इसका। अगर किसी व्यक्ति की मौत के होने के चांसेस में 30% कमी लाई जा सकती है, 1% भी कमी हो सकती है तो बड़ी चीज होती है, इसमें 30% तक संभावनाएं बढ़ती हैं, तो ये एक अच्छी उम्मीद है। इसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाने की जो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, 1 आध दिन में उसका पूरा एसओपी की जो व्यक्ति डोनेशन देना चाहते हैं, प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, वो कैसे दे सकते हैं और वो कैसे अश्योर रहें कि उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इस सब का पूरा एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी हम बना के जारी करेंगे, और उसके बाद ही लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए बुलाएंगे। पर क्योंकि ये डिसीजन लिया गया है, आईएलबीएस हॉस्पिटल जो कि देश के अच्छे हॉस्पिटल, सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से माना जाता है, और वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख में ही प्लाज्मा का लेने का काम किया जाएगा। जहाँ तक डर है लोगों का, मैं इस बात से सहमत हूं मनोरंजन जी की, डर तो थोड़ा रहता है। आज की तारीख में हम सैकड़ों साल से ब्लड डोनेशन करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी
कहीं ना कहीं लोगों में ब्लड डोनेशन में भी डर रहता है, प्लेटलेट्स देने में भी डर रहता है। प्लाज्मा का डोनेशन तो अभी नया एक फिनोमेना है, तो डर तो रहेगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उस डर को लोगों से निकालें कि अगर आप कोरोना के पेशेंट्स हैं, रहे हैं और ठीक हो गए हैं और आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको आगे आना है और बिना डरे आगे आना है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसका सेफ प्लाज्मा लेने की प्रक्रिया हो सके, वो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ सवाल है छोटे छोटे। अब हमें कहा गया है आपसे पूछने के लिए, स्कूल 31 जुलाई तक बंद है, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, आगे की क्या योजना है? अभी तक तो 31 जुलाई तक ही की परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि आगे की क्या योजना है, क्योंकि ये कोरोना ऐसी बीमारी है जिसपे आज की तारीख में 1 महीने एडवांस में स्कूल को लेके, मार्केट्स को लेके, इकोनॉमी को लेके कोई योजना बनाना मुश्किल है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो भी हालात रहेंगे, अगर हालात सुधरते हैं तो निश्चित रूप से मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते चाहूँगा कि स्कूल खोलने की व्यवस्थाएं की जाएँ, कॉलेज खोलने की व्यवस्थाएं की जाएँ। और अगर हालात नहीं सुधरते हैं या ऐसे रहते हैं तो फिर उसका कुछ और प्लान बनाना होगा। लेकिन जुलाई के लिए हमने कुछ प्लान तैयार किए हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, किस तरह से ऑनलाइन और पर्सनल टीचर्स, पर्सनल इंटरेक्शन के माध्यम से किस तरह से हर बच्चे तक पहुंच के पढ़ा सकें, उसका हम प्लान इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। एक और सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में बसें चल सकती है, जहाज चल सकता है, ऑटो चल सकता है, टैक्सी चल सकता है, कुछ ट्रेनें भी चल रही है, तो मेट्रो क्यों बंद है? हमने भी रिक्वेस्ट किया था केंद्र सरकार से कि मेट्रो खोल दे, पिछली बार जब लॉकडाउन की गाइडलाइंस आई थी, पर शायद केंद्र सरकार अब एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करती है और जाहिर है करनी भी चाहिए, तो उनकी राय में हो सकता है मेट्रो खोलना अभी मुफीद ना हो, पर हमारी राय में अगर खोल दी जाएगी तो शायद लोगों को और सहूलियत होगी और जो नीचे गई हैं चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। हम उनसे फिर से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि खोल दें, पर अभी उन्होंने खोलने की मनाही की है। एक अंतिम का सवाल है सर, डोर टू डोर टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका अनुभव कैसा? आपने बताया कि 20,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 रिजल्ट आए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट की हमने 6 लाख किट्स खरीदी थी और 5 लाख किट्स को और हम अब खरीद रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन मतलब जल्दी से तुरंत रिजल्ट आने वाला जो टेस्ट है वो हम करा रहे हैं। पर ये जो डोर टू डोर टेस्ट करना है पूरे दिल्ली में, इसकी योजना भारत सरकार के एक्सपर्ट्स ने उन्होंने दी थी उसका आइडिया, और उनसे हमने फिर मांगा था कि इसकी और डिटेल्स हमें दे दें, उसके एसओपी वगैरह दे दें। तो अभी शायद वहाँ से उस तरह का कोई एसओपी, उस तरह की गाइडलाइंस नहीं आई है। जब आएगी तो उसके बाद ही उस तरह की कोई चीज़ शुरू हो सकती है, उस पर कुछ किया जा सकता है। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स में और उसके अलावा भी हॉस्पिटल्स में, लैब्स में हमारी तरफ से अभी टेस्टिंग इस लेवल पर बढ़ाई जा रही है और हम चाहेंगे कि इसको और बढ़ा के रखें हम। जी, मनीष सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पब्लिक फिगर हैं तो आप भी थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे, क्योंकि आपके कैबिनेट के पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अब ठीक हो गए हैं। उसके लिए भी आप सबको बधाई, लेकिन अपना ख्याल रखें। एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।